Assalamu alaikum students. In previous lecture we have done two questions and I to ask you to do question number 3, and in this lecture we are going to do question number 3. I think you may have some difficulty for doing this. See, estimate expenditure of a house was 15,000 rupees, but 3,600 rupees more were spent. Find the percent increase in expenditure. बेटा आपके पास एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर खर्चा एक घर का 15,000 रुपये है, तो मैं कहूँगी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस, ठीक है, 15,000 था, ठीक है, बट 306,000 वर मोर स्पेंड, ठीक है, मनी स्पेंट मोर इज इक्वल्स टू 3,600 रुपीज़. फाइंड परसेंट इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, यानी अखराजात में जितने परसेंट खर्चा इंक्रीज हुआ है, खर्चा हुआ है, वो बताइए. बेटा आपको अगर देखें तो मनी स्पेंड मोर लिखूं या इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर लिखूं. एक्सपेंडिचर दोनों बात सेम है. स्लैश का मतलब मैं इसे इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर भी कह सकती हूँ और मनी स्पेंड मोर भी कह सकती हूँ. बेहतर है कि मैं इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर कह दूँ. भाई ये वो इजाफी खर्चा है ना जो आपने किया है. जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर थी, जो अखराजात थे किसी घर के, वो 15,000 थे, लेकिन क्या हुआ कि 3,600 और खर्च हो गए. यानी उसके जो एस्टिमेट था, यानी अंदाज़ा जो था 15,000 का होता था, लेकिन इस बार जो है वो 3,600 ज़्यादा खर्च हो गए. तो हमें इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर निकालना है. अब आप देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे. परसेंट इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर निकालना है. आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, उसमें पहले हमने इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर निकाला था, फिर परसेंट इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर निकाला था. बेटा इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर तो पहले गिवन है. कितने पैसे हमने खर्च किए? 3,600. तो मुझे सिर्फ परसेंटेज निकालनी है, तो ये तो और इजी हो गया. परसेंट इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू व्हाट? कितना पैसे कितने इंक्रीज किए थे मैंने? 3,600. ये मैंने इजाफी खर्च किए. टोटल कितना था मेरे पास? 15,000 और मल्टीप्लाई बाय हुआ था 100 से 15,000. आप फिर देखिए, मैंने इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर मुझे पहले ही पता है. अखराजात में जो इंक्रीज हुआ है वो 3,600 था, और परसेंट इंक्रीज में कैसे निकालूंगी? ये वैल्यू डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100. मेरे पास आंसर आएगा 24%. यानी कंक्लूजन में लिखूंगी 24% is an increment in expenditure. ठीक है, ये मेरा कंक्लूजन हो गया. आप ये भी लिख सकते हैं 24% has been increase in expenditure, या आप ये भी लिख सकते हैं the person increase in expenditure is 24. ठीक है, ये बहुत इजी था. आई होप आपको समझ आया होगा. On a sale, the price of a pair of shoes was rupees 72, which is 60% of the total price. Find its original price. First, we have to write solution. See, सेल के ऊपर आपको एक शू का पेयर यानी दो जूते मतलब, ठीक है, आपको 72 रुपीज़ के मिले, जो कि 60% है किसी अमाउंट का. जो टोटल अमाउंट है उसका 60% है, और हमें इसकी ओरिजिनल प्राइस मालूम करनी है. इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं कि आपके पास अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताइए कि 100 का 10% कितना होगा, तो आप कहेंगे 100 का 10% 10 है. क्यों? क्योंकि 100% से ज़्यादा होता ही नहीं है. इसीलिए अगर मैं आपको कहूँ, तो अगर मैं कहूँ कि आप मुझे निकाल कर दें 200 का 10%, तो आप कैसे निकालेंगे? आप लिखेंगे 10% ऑफ 200 इज इक्वल्स टू
जो भी आंसर आए, ठीक है। लेकिन इसमें मसला ये है, इसमें वो टोटल अमाउंट ही नहीं पता जिसका ये 72% है। ऑन द सेल द प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ शूज वॉज ₹72। 72 शू के प्राइस है, ठीक है, जो कि 60% है किसी टोटल अमाउंट का, यानी टोटल अमाउंट का 60% है, यानी अभी इसमें 40% कम है। जो ओरिजिनल अमाउंट है उसमें 40% कम है, 60% जो है वो 72 है किसी टोटल प्राइस का। अगर आप इसको देखिए तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि मैं कहूँ, ऊपर की एक लाइन मैं भी मिस कर रही हूँ क्योंकि मैं बताऊँगी मैंने ये कहा, मैंने कहा कि 60% ऑफ सम अमाउंट। अब वो अमाउंट मुझे नहीं पता, कोई अमाउंट है टोटल जिसका 60% 72 रुपीज़ है, जिसका 60%। तो मैं क्या कह दूँ उस अमाउंट को, जो चीज़ मेरे पास अननोन होती है उसे मैं एक्स कहती हूँ। लेट एक्स बी द टोटल ओरिजिनल प्राइस, सॉरी क्योंकि ओरिजिनल प्राइस लिखा हुआ है। लेट एक्स बी द ओरिजिनल प्राइस ऑफ पेयर ऑफ शूज़, ठीक है। शूज़ की जो है वो ओरिजिनल प्राइस जो है वो एक्स है, ठीक है। 60% सेल के ऊपर उसको ये 72 रुपीज़ का मिला, ठीक है। सेल के ऊपर 72 रुपीज़ का मिला, जो कि 60% है ओरिजिनल अमाउंट का, ठीक है। ओरिजिनल अमाउंट का 60% है, तो उस चीज़ को मैंने एक्स कह दिया। अब आप देखिए, आपको अगर सॉल्व करना हो तो 60 एज इट इज़, परसेंटेज का साइन जब हटता है तो डिनोमिनेटर में आता है 100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही यही होता है कि आप 100 से इसको, परसेंटेज का मतलब ये होता है कि इसकी हमने परसेंटेज निकाली है, ठीक है। परसेंटेज मैंने आपको बताया इसका मतलब ही 100 होता है, क्योंकि 100 से एक्सीड परसेंटेज करती नहीं है। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एक्स एज इट इज़, 72 एज इट इज़, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये 6/10 बन गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 6/10 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू 72, ठीक। और आपको सॉल्व करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेल के ऊपर जो प्राइस थी शूज़ की वो 72 थी, जो कि ओरिजिनल प्राइस का 60% है, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस का 60% है, यानी कि आपको जो सेल मिली वो 40% सेल मिली, ये 60% सेल नहीं है। लिखा गया ऑन अ सेल द प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ शूज़ वॉज 72 विच इज़ 60% ऑफ द टोटल प्राइस, यानी एक जूते का पेयर मुझे 72 रुपीज़ में मिला, जो कि 60% था, यानी 40% उस पर सेल थी। खैर, उसके बाद हम x एज इट इज़ 72, ये डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा। ये न्यूमरेटर में था तो दूसरी साइड पे जाकर ये डिवाइड होगा। जब मैं इसे सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 120 रुपीज़, ठीक। वर्ड प्रॉब्लम का आंसर हमेशा वर्ड प्रॉब्लम में ही होता है, वर्ड प्रॉब्लम का आंसर हमेशा ही वर्ड प्रॉब्लम में ही होता है। अगर आपसे कोई चीज़ वर्ड प्रॉब्लम में पूछी गई है, आप उसका आंसर भी वर्ड प्रॉब्लम में ही देंगे, ठीक है। अगर आप देखें इस चीज़ को, तो हमारे पास ये x क्या था, x मुझे क्वेश्चन में तो गिवन नहीं था, जो वर्ड क्वेश्चन में गिवन था मुझे वही यूज़ करना है। ऑन अ सेल द प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ शूज़ वॉज ₹72 विच इज़ 60% ऑफ द टोटल प्राइस। फाइंड इज ओरिजिनल प्राइस। फाइंड क्या करना था, ओरिजिनल प्राइस मालूम करनी थी, तो मैं लिखूंगी द ओरिजिनल प्राइस ऑफ पेयर ऑफ शूज़ इज़ ₹120। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट।